नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के एक नए पायदान में। एक एक अरसा बीत रहा है और बीतते पलों को संजोने का जो कार्य हम लगातार निर्बाध करते आ रहे हैं, वो तब संभव है जब आप हैं। जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ, आप हैं तो हम हैं। किरदार जिंदगी के 167वें पायदान पर एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू हूँ जो किसी परिचय की कतई मोहताज नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जब हम किरदार जिंदगी में एक नए किरदार के साथ होते हैं, वो परिचय की मोहताज कतई नहीं होते। एक सुंदर कंठ की मलिका, कोकिला कह सकते हैं, और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको सच में मेरी बात बिल्कुल 100% सत्य लगेंगी। मैं आपको रीवा से आई, जो कि मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं, और एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय गायिका है, लोक गायिका है कल्याणी मिश्रा जी। उनसे मुलाकात आपकी अभी होने वाली है, उनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। एक ऐसी बोली है बाघेली, जिसको संजोने का कार्य वो कर रही हैं। बीकॉम किया है उन्होंने, और रीवा मध्य प्रदेश से आप आती हैं। और अ, दोस्तों, जब हम अपने धरोहर को संजोते हैं, ये वो पूंजी है जिस पूंजी को संजो कर आने वाली पीढ़ी के लिए हम तैयार करते हैं। कल्याणी जी कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं, अपने धरोहर को, अपनी बोली को संजोने का कार्य कर रही हैं। और वाकई काबिले तारीफ है। और इतना नाम अर्जित किया इन्होंने, इतनी शोहरत पाई है, और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। उनका हम अभिवादन करते हैं पूरी टीम की ओर से, और उनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे। तो चलिए, एक प्रसिद्ध लोक गायिका से आपको मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि एक दिन में प्राप्त नहीं होती। बहुत मशक्कत होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन होती है, बहुत संघर्ष होता है, तब आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं जिस मुकाम पर कल्याणी जी आज हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बात करते हैं। कल्याणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रणाम। हमारी पूरी टीम की ओर से, और हमारे जितने भी दर्शक दीर्घा में धीरे-धीरे लोग एकत्रित हो रहे हैं, उन सब की ओर से मैं आपका अभिवादन करती हूँ। और देश की बेटी जब अपनी मिट्टी के लिए कुछ कार्य करती है, और एक ऐसा कार्य जो लंबे समय तक आपको अमर रखेगा, युगों-युगों तक। जब हम कहते हैं कि क्योंकि जब कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान है। आपने जिस बात को संजोने की कोशिश की है, वो आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी, हम याद रखेंगे, हमारे दर्शक याद रखेंगे। पुनः अभिवादन। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आप ये देखिए कि हमारी एक मोती की माला तैयार हुई है। मोती में हीरे जवाहरात सब हैं, एक माला है हमारे पास, उसमें 167 मोती आज पिरोए गए हैं। तो मेरी जो माला है वो बड़ी वाह! लंबी हो गई है, और बड़ी लंबी माला है तो बहुत खूबसूरत भी है। अ, हीरे जवाहरातों से सजी हुई मेरी माला है। जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि चूँकि कल्याणी की आवाज़ को लोग जानते हैं, आपके परिवार के बारे में लेकिन हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि अ, कोई आपके परिवार के बारे में नहीं पूछता, आपके परिवार के बारे में कोई जानता नहीं है। लेकिन हम हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत परिजनों से करते हैं। तो मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ, हमारे दर्शकों को आप अपने परिजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताएँ। स्वागत है। जी। अ, मेरे परिवार में मेरे माता-पिता हैं और मेरे पिताजी 5 भाई हैं। हालाँकि सभी अपनी-अपनी जगह पे व्यवस्थित हैं और व्यावसायिक हैं। मेरे पिताजी प्राइवेट स्कूल में लेक्चरर हैं, संस्कृत के लेक्चरर और माताजी गृहिणी हैं और हम 4 बहनें हैं, 1 भाई है। और हमारी पूरी जो शिक्षा-दीक्षा है, दोनों माता-पिता ने बहुत ही शानदार तरीके से करवाई है।
और वर्तमान में हम लोग जो कुछ भी हैं, या कहना चाहिए मैं जो कुछ भी हूँ, अपने माँ और पिता की बदौलत हूँ। बिल्कुल सही कहा। देखिए परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो परिवार आपके सास-ससुर का हो, परिवार माता-पिता का हो। परिवार, परिवार होता है और एक औरत तभी आगे बढ़ पाती है, एक स्त्री तभी आगे बढ़ती है जब परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। हमें बहुत खुशी है कि आप ऐसे माता-पिता की संतान हैं जहाँ पर आपको इतना सहयोग मिला, इतना आगे आप बढ़ी हैं, आपकी आवाज़ इतनी मधुर है कि ऐसा लग रहा है इतने ठहराव के साथ आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है आपसे बात करके। हमारे साथ दर्शक दीर्घा में आदरणीय दिलराम भारद्वाज जी जुड़े हैं, आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हैं, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, और हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं, और हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़े हैं। सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, अंत तक बने रहें और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल्याणी जी, हमारे दर्शक ज़रूर ये बात जानना चाहेंगे कि संगीत के प्रति जो आपका लगाव रहा, प्रवीण कुमार चौहान जी, अभिनंदन है आपका। संगीत के प्रति जो आपका लगाव रहा, या संगीत के आपने सोचा कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में जाना है। कई बार होता है कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी होती है, आपकी जो आवाज़ होती है, वो बचपन से ही निखरी हुई होती है, वो गॉड गिफ्टेड है। तो क्या घर बिल्कुल। वालों ने कहा कि आपको संगीत की तरफ जाना चाहिए, या आपको महसूस हुआ कि नहीं मुझे तो गायिका बननी है, या मुझे इसी क्षेत्र में आगे जाना है, या अपनी बोली के लिए कार्य करना है? ये सारे जो उधेड़-बुन होते हैं एक मन में कि नहीं मेरे को कुछ अलग करना है, तो आप इसके बारे में ज़रूर हमें हुँ, बताएँ। अ, दरअसल गाने का जो शौक है वो तो बचपन से ही है। मेरी माँ बहुत अच्छा लोकगीत गाती हैं, बहुत ही सुंदर लोकगीत गाती हैं, और पिताजी रफ़ी साहब के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं जिसको कहना चाहिए। तो और ज़्यादातर मुकेश जी, उनके गाने गाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे घर में बना रहा कि जो लोकगीत है बचपन से अपनी माँ के मुख से सुनते आ रहे हैं हम लोग, और पिताजी के मुख से मुकेश जी के गाने, रफ़ी जी के गाने सुन रहे हैं। तो इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा था, फिर भगवती का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो हम लोग को गॉड गिफ्ट में मिल गया। एक तरीके से जेनेटिक जो था वो सब आया, और स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि जो संगीत है मुझे उसे सिर्फ़ शौक के तौर पे रखना चाहिए। फैमिली में कभी ऐसा कोई दबाव नहीं रहा कि आपको क्या करना है, हमेशा ये था आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते उसे ईमानदारी के साथ में करें। तो मैंने स्टार्टिंग में पहले बीकॉम किया क्योंकि मुझे ये था कि संगीत को सिर्फ़ एक शौकिया तौर पे रखना है। मगर धीरे-धीरे करके जब मैंने परिवेश देखा, परिवेश में ऐसा हुआ कि सिर्फ़ फ़िल्मी गीत चल रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आया जब भोजपुरी में लोगों ने बहुत ज़्यादा रुझान दिखाना चालू किया। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में ऐसा ख़्याल आया कि अगर भोजपुरी वाले अपनी बोली के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, उसे इंडस्ट्री तक पहुँचा सकते हैं, और कहीं न कहीं बुंदेलखंड भी काफ़ी आगे है, अपनी बोली को लेके बहुत सीरियस है। तो मेरा ऐसा मानना था अगर बुंदेलखंड कर सकता है, निमाड़, मालवा ये सभी लगे हुए हैं, अपनी-अपनी तरफ से सब अच्छा काम कर रहे हैं। पर बघेलखंड में ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से ऐसी तैयारी चल रही है कि ब बुन बघेली जो है हमारी इसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो थोड़ा-सा मेरा रुख इस तरफ हुआ, और जब मैंने गाना शुरू किया, तो लोगों का इतना प्यार मिला कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद अगर हम कोई व्यावसायिक कुछ और चुनते, उसमें इतना ज़्यादा प्रेम मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन जब हम अपनी बोली में घुस जाते हैं, हर व्यक्ति अपना लगने लगता है, पूरा परिवार सा लगने लगता है, किसी भी गाँव में आप जाएँ, लोग अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं। देन मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे जो भी करना है, अपनी बोली के लिए करना है, और क्या बात! वर्तमान में मैंने इसीलिए जयपुर में मैंने कॉम्पिटिशन में जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने लोक गायन को ही चुना, और वहाँ पर मैंने लोक गायन के माध्यम से ही पुरस्कार भी मुझे मिला। वहाँ पे मैंने वो कॉम्पिटिशन जीता, और उसके बाद से फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सबका इतना प्यार रहा मेरे पास। बिल्कुल प्यार, दुलार, आशीर्वाद आपको मिल ही रहा है, और आदरणीय प्रदीप गौतम जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, लिखा है कि बघेली लोक गीतों को जन-जन में लोकप्रिय बनाने के लिए आप सक्रियता से सक्रिय हैं,
और हम सब बघेली भाषा के बारे में, बोली के बारे में जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये बोली जाती है। और जैसे मान लीजिए कि अ, अगर आपको प्रदीप जी का जवाब देना है क्योंकि हमें नहीं आती ये भाषा, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों तक इस बात को पहुँचाएँ कि कितनी मीठी भाषा है, कैसे बोली जाती है। तो आप प्रदीप जी को अपनी उस बोली में कैसे जवाब देंगे? अ, अब हम सीधे अपने बघेली में आए जी थे। अपना का बताई थी कि जब हम कौनो चीज़ का खड़ी हिंदी में बात करे थे, त हम तुम कह सके थे, आप कह सकी थी। उहे मेर से हम प्रदीप जी के बहुत-बहुत धन्यवाद करे थे कि वो अपने या पॉडकास्ट में हमका बुलाईं। और बघेली भाषा में जौन बोली हिवै इतनी मीठ हिवै कि यदि प्रेम से बोल दीन जाए, त कहे चाहे कि कलेजा निकाल लेत हिवै। त जो बघेली है ओकर महत्व अलग है। जब बघेली इंसान बोले लागत है तो जेहू नहीं जानत रहता है त्यों आए के पास में बैठ जाते हैं। हम अपना का अभी हाल ही में एक ठे बात बताए थे, हम अहमदाबाद जात रहेन। जात टाइम सगले कलाकारन का साथ में लेके गए रहन काहे कि वहाँ प्रोग्राम रहा एक ठे हमार 11 अक्टूबर का। जब हम हुआं गाँव चालू करेन तब बघेली ज़्यादा केहू के समझ में नहीं आवत रही। लेकिन इतनी निकही सबका लाग कि पूरे ट्रेन में जितने जने रहे सब जने हमारे बच्चन के पास में आए के बैठ गए। लगभग आधा घंटा सब जने आनंद के साथ सुनी। खूब वाहवाही भई, बहुत प्रेम मिलल लोगन के। क्या बात है! बघेली मन बहुत एक्का कहावतौ है, धीरे-धीरे कह के हम अपना सब तक पहुँचाओ। बहुत सुंदर और बिल्कुल मुश्किल भाषा नहीं है, ये बिल्कुल हमारे दिल के करीब है और जो कुछ भी आपने कहा वो हम सब समझ गए कि आप क्या कह रही हैं। देखिए भारत की सबसे ज़्यादा खूबसूरती यही है कि कितनी भी बोली और कितनी भी भाषाएँ हों, बेशक हम अलग-अलग प्रांत में रह रहे हों, लेकिन जो दिल से दिल का तार होता है, वो हमेशा एक-दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है। और आपने जो भी कहा बहुत बघेली, मगही और मैथिली ये सब आपस में ना भाई-बहन जैसा रिश्ता है। बहुत बिल्कुल, और बिल्कुल। आपकी जो भाषा है वो ऐसा लग रहा है कि यूपी के लोग जो बनारस की जगह के लोग हैं, वो भाषा बिल्कुल मिलती-जुलती है और कई बार हमने फ़िल्म में भी अमिताभ बच्चन जी को इस तरह से बोलते हुए सुना है कई बार। तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत वाक़ई बहुत मीठी बोली है आपकी। हमारे साथ भाग्यलक्ष्मी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, पूनम शर्मा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन है और आप सब मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन। कार्यक्रम को आप ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। और बहुत अच्छी भाषा है लेकिन जब आप किसी चुनौती को लेकर चलती हैं कल्याणी जी और जब चुनौती समझकर जब आप आगे बढ़ती हैं तो आपके जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं और किसी भाषा, किसी बोली को लेकर जब आप चलती हैं तब कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती क्योंकि जिस प्रसिद्धि की हम बात कर रहे हैं, एक प्रसिद्ध लोक गायिका के रूप में उभर कर आई हैं। देखिए, आपके स्वागत में यहाँ पटाखे जल रहे हैं, आपको ज़रूर आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो आपका स्वागत यहाँ दिल्ली के लोग भी कर रहे हैं और मेरे मोहल्ले के बच्चे भी कर रहे हैं। तो आपका फिर से स्वागत है। मैं यही कह रही थी कि बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को समेटना या सँभाले रखना। तो जब आपने पहला परफ़ॉर्मेंस किया होगा, पहले तो शिक्षा-दीक्षा आपने ली, तो हम ये भी जानना चाहते हैं आपने संगीत की शिक्षा कहाँ ली? क्योंकि आपने बताया कि आप टीचर भी रही हैं, आपने बच्चों को सिखाया है संगीत, संगीत की शिक्षिका भी आप रही हैं। तो शिक्षा-दीक्षा आपने कहाँ ली और जो पहला परफ़ॉर्मेंस आपका था, वो कहाँ था और क्या गाया और कैसा रहा वहाँ का माहौल? थोड़ा हम भी वहाँ तक चलते हैं। ज़रूर। मैंने रीवा के टीआरएस कॉलेज से अपना एमए कंप्लीट किया हुआ है और प्रभाकर किया हुआ है। स्टार्टिंग में मेरा जो सबसे पहला मंच था वो आकाशवाणी था। वहाँ एक कॉम्पिटिशन करवाया गया था। सभी बोलियों का कॉम्पिटिशन था वो, जिसमें से मैंने बघेली बोली में भाग लिया था और उसमें मैं फर्स्ट आई थी। उसके बाद फिर आकाशवाणी में ही फिर ग्रेड का हुआ और पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं था कि बोली में भी इतना ज़्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं।
मगर जो प्रयास था, पहला प्रयास ही सफल रहा। उसके बाद दूसरा प्रयास मैंने जयपुर में किया, उस कॉम्पिटिशन में, ब्लू कलर में सुर संगम संस्थान के माध्यम से वो कॉम्पिटिशन करवाया जाता है। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के कई ऐसे मंच जहाँ पे मैंने अपनी बोली को प्रेज़ेंट किया। हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये आई कि जब मैंने गाना चाहा तो लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया। जब तक मैं मंच पे नहीं पहुँची, तब तक लोगों को बहुत नॉर्मल सा लगता था और ऐसा लगता था कि शायद हर घर में जैसे लोग गाते हैं, उस मतलब ऐसा कुछ ख़ास नहीं है इनमें। तो मुझे उस चीज़ से भी एक सीख मिली कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा हर कोई गा रहा है, हमें वैसे ही गाना है। उसमें कुछ न कुछ ऐसा करना ज़रूरी है, जिससे लोगों को समझ में आए कि आप में जो क्वालिटी है, आपकी जो बात है, वो थोड़ा-सा हट के है। तो मैंने लोकगीतों को समझाना शुरू किया क्योंकि अक्सर लोकगीत इसलिए लोग नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाते उससे। अगर हम कोई चीज़ गा रहे हैं लोकगीत, हर लोकगीत के पीछे एक कहानी होती है। तो उन कहानियों से मैंने जोड़ना शुरू किया और जब ये शुरुआत की उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिलने लगा, बहुत प्रेम मिलने लगा और मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है कि लोगों में अचानक से एक चेंज आया है, जहाँ पे लोग ऑर्केस्ट्रा बुलाना चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें लोग अलग-अलग करते थे। अचानक से वो अपनी बोली के प्रति जागरूक हो गए और वो एक साथ ऐसा एक चेंज आया कि जो आजकल के युवा हैं, वो भी अब अपनी बोली को ही प्रमोट करते हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमें लोकगीत के ही प्रोग्राम्स करवाने हैं, अगर किसी जगह पे करवाना है तो। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर युवा आने वाली जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी अगर अपनी भाषा के लिए या अपनी बोली के लिए जागरूक है, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। जो कार्य आप कर रही हैं, वो आगे सराहने के लिए या सँभालने के लिए ये कार्य होना बहुत ज़रूरी है और वाक़ई हम सब बहुत खुश हैं कि आप ऐसा कुछ कर रही हैं। तो क्या हमारे दर्शकों तक आप अपने गीत पहुँचाना चाहेंगी? ज़रूर, वैसे तो मैंने ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया पे हूँ। कल्याणी मिश्रा करके मेरा फ़ेसबुक अकाउंट है, पेज है और खूब प्यार मिल रहा है उसमें भी मुझे लोगों का। द कल्याणी बॉयज़ करके मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम है। उसमें मैं कंटिन्यूअस कुछ न कुछ ऐसा डालती रहती हूँ अपने श्रोताओं के लिए। और आज जो फर्स्ट यहाँ पे पहला मैं जो लोकगीत गाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ और ज़्यादातर हमारे साथ सभी महिलाएँ ही जुड़ी हुई हैं। तो हमारे यहाँ जब विवाह होता है उसमें एक अंजुरी गाई जाती है। वो अंजुरी मैं आप सबके सामने रखती हूँ, जिसमें ये बताया जाता है कि जो बेटी है उसे एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। तो ये बहुत ही प्यारा-सा लोकगीत आप सबके बीच रख रही हूँ। कितनों पियरिया का धोइन हरदिया नाही छूटै हो। कितनों पियरिया का धोइन हरदिया नाही छूटै हो। बाबू मोरे एक्चुअली इतना इमोशनल गीत है कि मैं जब भी इसे गाती हूँ तो थोड़ा-सा एक जो भाव है वो अलग हो जाता है और जो पहली इसकी पंक्ति है, ये बताया जाता है कि चौथे फेरे तक जो बेटी होती है वो अपने बाबू के घर की ही मानी जाती है। लेकिन जब 5वाँ फेरा पड़ना शुरू होता है, तब से वो कहना चाहिए कि अपने पति के पक्ष में जाती है। तो जो पहला अंतरा है वो कुछ इस प्रकार से है पहिली भामरिया के पड़े तय अब ता बाबू तोरी है हो दूसरी भमरिया के पड़े तय अब ता बीरन तोरी है हो तीसरी
भमरिया के पड़े तय, अब ता माया तोहरी है हो। और फिर जैसे ही चौथा पक्ष होता है, चौथी भमरिया के पड़े तय, अब ता बालम तोहरी है हो। पचमी भमरिया के पड़े तय, आंगन मोरा छूटाए हो। छठमी भमरिया के पड़े तय, नयना भरे आए हो। सतमी भमरिया के पड़े तय, ससुरे चली गुनियाना हो। तो ये पूरे क्या 7 बात है! फेरों का बहुत वृत्तांत खूब, है, इसमें मैंने बहुत खूब, शॉर्टली बहुत सुंदर। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। एक्चुअली मैंने कभी बहुत शॉर्टली सुनाया है क्योंकि मैं जब भी ये अंजलि गाती हूँ, थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती हूँ और मैंने जैसा कि बताया कि हर लोकगीत एक कहानी को कनेक्ट करता है, एक रिचुअल को कनेक्ट करता है। हमारे बघेलखंड में लगभग 300 प्रकार की विधाएँ हैं। उनमें से 22 प्रकार की विधाएँ अब भी ऐसी हैं जो प्रचलन में हैं और हम सभी मंचों पर उसकी प्रस्तुतियाँ देते हैं। उनमें से अंजलि एक है। बहुत सुंदर। देखिए इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है और कहीं न कहीं हम सब अ, उस पल को जीने लग गए जब हमारी विदाई हो रही थी या हमारे भंवर पड़ रहे थे और जब हम फेरे ले रहे थे, तो वो एक दृश्य एकदम से आ गया और वाक़ई आपने सही कहा कि जैसे-जैसे फेरे होते हैं एक नदिया के पार पिक्चर में भी एक गीत था कि जैसे-जैसे भंवर पड़े मन अंगना को छोड़े, तो ये चीज़ें होती हैं और ये अ एक बात और कल्याणी जी चूँकि आपने इतनी सुंदर, इतना बढ़िया, इतना मधुर गीत सुनाया है, हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ सर। कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरातत्व वेता है वो और हमारे किरदार-ए-ज़िंदगी के किरदार रह चुके हैं, बूंदी राजस्थान से आप जुड़े हैं। अ जी। किसी भी भाषा में हम बात करें शादी-ब्याह की या भोजपुरी या किसी भी, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी होती है, वो सेम होती है हर जगह। जो आपने अभी गाया, वो हमारे सीधे बिल्कुल। दिल में उतर। तो ये एक भावना है और ये भावना सिर्फ़ भारत जैसे देश में ही संभव है। क्या कहती हैं आप? ये बिल्कुल सत्य है और अंतर सिर्फ़ इतना होता है कि जो बोलियों का एक चलन होता है, बस वो चलन अलग होता है। आप देखिए चाहे हम किसी भी कंट्री में चले जाएँ, भावनाएँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम कहीं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो भी हम देखते हैं कि भाव के माध्यम से हम सामने वाले को अपनी बात समझा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संगीत है वो भाव प्रधान है। हम चाहे किसी भी बोली में गाएँ, लेकिन उसका जो भाव है वो कहीं न कहीं हमें हमेशा कनेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सही है, हम चाहे किसी भी बोली में गाएँ, एक बुंदेलखंड में बहुत ही सुंदर गीत है, बुंदेली में, मैंने उसे गाया, उसमें लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। वो मैं 2 लाइन आपको सुनाती हूँ और जी, देखिए वो ज़रूर, भी ज़रूर। बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा आपको। बाबुल भेज दई परदेस, मैया को घर छूट रहो। अभी देखिए वही वही भावनाएँ मैंने आपको बघेली के माध्यम से कल्याणी जी से हमारा थोड़ा-सा संपर्क टूटा है। जी, कल्याणी जी। जी। जी।
सुनाइए। बिल्कुल। तो अ, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी मैंने सुनाया उसके माध्यम से कि 5वीं से बाबुल का आँगन छूटने लगता है, यहाँ पे भी बेटी वही शिकायत कर रही है कि मुझे आप परदेस भेज रहे हैं, मेरा विवाह कर रहे हैं, तो माँ का आँगन जो है वो छूट रहा है। तो वो कुछ इस प्रकार से है। बाबुल भेज दई परदेस मैया को घर लौटे रहो। 9 महीना माता भेज ये जो न दई परदेस मैया को घर छोड़े रहो। बहुत सुंदर और एक ठहराव है आपकी आवाज़ में सिर्फ़ मधुर कंठ ही नहीं है, एक जो ठहराव के साथ जो गायकी होती है वो गायकी ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती कंठ में विराजमान है और हम सब बहुत आह्लादित हैं आपको सुनकर। डॉक्टर तनेजा लिखती हैं, बहुत सुंदर और मनोज जी लिखते हैं, वाह! क्या सुंदर वॉइस है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। प्रदीप जी ने लिखा है, अंजुरी आत्मा को छू गई है और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी लिखते हैं, मिठास भरा गायन। तो देखिए इतने सारे आपके लिए संदेश और दुआएँ आ रही हैं और वाक़ई यही एक कलाकार के लिए यही पूँजी है और क्या चाहिए। तो वाक़ई सभी लोक गायन में उनका बड़ा नाम है। तो ये आपके लिए इस तरह के संदेश पहुँच रहे हैं और रातों-रात शोहरत नहीं मिलती मेरे कल्याणी जी, सभी बहुत श्रोताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। रातों-रात शोहरत नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो प्रसिद्धि आज आपने पाई है, उस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष आपने किया होगा। तो क्या उन संघर्षों के दिन को आप याद करना चाहेंगी आज? बिल्कुल। मैंने बताया जैसे कि हम लोग जो कुछ भी हैं या मैं जो कुछ भी हूँ, अपने माता-पिता की वजह से हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान हर मंच पे नहीं कह सकता। हर जगह अगर हम उसे बताएँ तो शायद लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अपना दुखड़ा हर जगह रोती है। दरअसल मेरे लिए दुखड़ा नहीं है, बस कुछ ऐसी यादें हैं जिसके कारण कभी-कभी इमोशनल भी हो जाती हूँ, लेकिन हर जगह कहती नहीं, आज इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ। मेरे पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और जैसा कि मैंने बताया हम 4 बहनें हैं और 1 भाई है। लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष था वो हमारे पिताजी ने सबसे ज़्यादा किया, हमारी माँ ने सबसे ज़्यादा किया। आप समझ सकते हैं कि आजकल के समय में प्राइवेट नौकरी में होना और उसके बाद अपनी बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा जो है वो प्राप्त करवाना बहुत बड़ी और बात है उसके ये, बीच बहुत लोगों के ताने। अक्सर लोग मेरे पिताजी को और माँ को ऐसा कहते थे कि अरे आपकी 4 बेटियाँ हैं, आप क्यों इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं? आप जल्दी से उनकी शादी कर दीजिए और अपनी ज़िम्मेदारियों से फुर्सत होइए। किसी भी प्रकार से उन्हें अपने घर से विदा करिए। तो मेरी माँ और पिताजी हमेशा एक ही बात बोलते थे, मेरी बेटियाँ आई हैं, वो अपने हक का लेकर के आई हैं और वो मेहनत कर रही हैं। उन्हें जो करना है वो बहुत ईमानदारी के साथ कर रही हैं। उनका इतना भरोसा हम सब पे होना और फिर कहीं न कहीं हम लोगों ने भी मेहनत की और सिर्फ़ मैंने नहीं, मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, मुझसे छोटी 1 बहन है। भाई है, वो भी अपने स्तर पे काफ़ी मेहनत कर रहा है और मुझसे जो 2 बड़ी बहनें हैं, उन्होंने सबसे पहले जो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने एक रास्ता खोला कि वो गढ़ से बाहर निकलें क्योंकि मैं गढ़ की हूँ। गढ़ में एक ग्राम है लौरी, वहाँ से हूँ। तो उन्होंने प्रयास किया और पिताजी को बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की कि आप क्यों ज़बरदस्ती बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं? हमेशा बच्चों के कहने में नहीं चलना चाहिए, कुछ खुद से भी सोचना चाहिए। आपके पास है क्या कि आप उन्हें पढ़ाएँगे? तो पिताजी ने कहा कि हौसला है अभी और ये बात हम सबके ज़हन में उस दिन बैठ गई क्या और बात है, ऐसी क्या बैठी बात कि अगर पिताजी में आपके हौसला है तो पिताजी हम को हम कैसे चूक नमन करें? करते हैं अपने इस मंच के माध्यम से। बहुत-बहुत उनको प्रणाम। बिल्कुल। और फिर वही बात जब पिताजी ने नहीं सुनी तो वो बात हमारी माताजी तक पहुँची। तो लोग कहते थे कि अरे आप तो वाइफ़ हैं, आप गृहिणी हैं, आप उन्हें समझाइए कि कैसे होगा ये? तो उन्होंने कहा कि नहीं,
अगर वो मेरी बेटियों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ में हूँ। तो उनसे भी हर संभव प्रयास जिस तरीके से वो घर को सँभाल सकती थीं, उन्होंने बहुत अच्छे से सँभाला, हम सबको आगे बढ़ाया और फिर हमने भी उन चीज़ों को समझा, कहीं न कहीं काफ़ी मेहनत की। जब मैं रीवा आई तो हम लोग के पास ऐसा कोई ख़ास वो नहीं था और कहीं न कहीं ट्यूशन पढ़ा कर के और म्यूज़िक सिखा कर के, सिखाने के बाद सीखने भी जाना और फिर ट्यूशन पढ़ाना मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करने के बाद हम लोग अपना बहुत मुश्किल से खर्चा निकल पाता था, बहुत ही मुश्किल से। तो बहुत सारे ऐसे दिन भी देखे कि उस वक़्त तो आँखों में आँसू भी आ जाते थे कि कब ऐसा होगा कि कुछ चेंज आएगा। लेकिन संगीत ने और भगवती ने बहुत साथ दिया हम सबका तो ये जो और चेंज आया माता-पिता जी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। जी, और ये जो चेंज आया आपके जीवन में, जो बदलाव आया अ, वो अब जाके कैसा लग रहा है? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है हम हमेशा ये पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं कि उम, आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर भी नहीं होती और एक आनंद नहीं मिलता। और जब आप संघर्षों से ओत-प्रोत बिल्कुल। होकर संघर्षों से लड़ते-झगड़ते जब आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, तब वो जो सुकून होता है और वो सफल होने का जो एक 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 आनंद होता है, वो उसकी पराकाष्ठा ही अलग होती है। तो अब जब आप सफल हो गई हैं, जब आपको पैसा, पावर सब कुछ है आपके पास, अब कैसा लग रहा है? संतुष्टि है? हाँ, संतुष्टि तो कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है जीवन में किसी को भी नहीं होती, चाहे वो किसी भी ओहदे पे पहुँच जाए। क्योंकि इंसान मुझे ऐसा लगता है हमेशा कुछ आगे का या अच्छा करने का एक जुनून जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। तो वो अभी तो कम नहीं हुआ है। मैं इतने से सैटिस्फाई नहीं हूँ, मगर खुश बहुत हूँ। और क्योंकि मैंने एक-एक सीढ़ी करके मैं ऊपर चढ़ी हूँ, तो जब भी कुछ एक चीज़ भी मेरी ज़िंदगी में अच्छी होती है, मेरे जीवन में अच्छा होता है, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय करती हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं भोलेनाथ का शुक्रिया भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। जब भी किसी बड़े मंच पर जाती हूँ और फिर लोगों का प्यार मिलता है, मैं उसी मंच से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, भगवती का। और हमेशा कहते हैं ना कि सैटिस्फैक्शन उस लेवल का अभी है तो नहीं, लेकिन खुशी हर चीज़ की मनानी चाहिए, तो मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब 5-5 रुपए बचाने के लिए हम लोग पैदल चलते थे कि यहाँ से कॉलेज अगर हम पैदल चले जाएँगे तो वो 5 रुपए हमारे बच जाएँगे, कल शायद वो दूसरे किसी काम में आ जाएँगे। आज का टाइम है कि नहीं सोचना पड़ता उतना, तो बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन अभी जो आगे बढ़ने का एक जुनून है वो सवार है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल, आपकी खुशी खुशी को देखकर हम भी बहुत खुश हैं आपके लिए और बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत आगे जाएँ। और वाक़ई देखिए जो जिस संतुष्टि की हम बात कर रहे हैं, वो अगर संतुष्टि आ जाती है तो हम वो और डेवलप नहीं कर पाते, अपने आप को और आगे नहीं लेकर जा पाते। लेकिन चूँकि हर व्यक्ति की एक जो ज़िंदगी की एक यात्रा है, वो एक मुकाम तक पहुँचती है ज़रूर। तो आपके लिए भी ईश्वर ने कुछ और सोचा होगा, कुछ और अच्छा सोचा होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष है वो आज भी जारी है। और आपने ईश्वर का धन्यवाद किया, आपने ईश्वर की बात की। तो बघेली में क्या भजन वग़ैरह भी आप गाती हैं? या सिर्फ़ किस तरह के गीत होते हैं? बिल्कुल। वैवाहिक गीत होते हैं, भजन भी होते हैं? मैं बिल्कुल भजन भी होते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे भजन होते हैं। मैं पहला आपको लोकगीत सुनाना चाहती हूँ जिसे गैलहाई कहते हैं और वो गैलहाई मेरी माँ की बताई हुई है। मैंने अपनी माँ के मुँह से सुना था और पहली बार यूट्यूब में स्वागत मिलियन में व्यूज़ गए थे उसके स्वागत है, और स्वागत है। दूरदर्शन पे भी उसे बहुत प्यार मिला था। तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो पार्वती जी हैं, वो भोलेनाथ से कह रही हैं कि अमिलिया की पाती भी अब झड़ चुकी है, अब तो आप दर्शन दीजिए। तो ये गहलाई आप सबके सामने रखती हूँ। झरी गया मिलिया की पाती हो पिया का सीमा छाए झरी गया मिलिया के पाती हो पिया कासी छाए जुड़ जुड़ पनिया भर में गगरिया जुड़ जुड़ पनिया भर में गगरिया
पनियोता हुई गे हाँ बासी हो पिया काशी छाए झरी गया मिलिया के पाती हो पिया काशी छाए। तो ऐसी आराधना कर रही है वो कि अब तो काशी क्या से आप बात वापस है! आइए, बहुत किसी सुंदर, तरीके से हमें बहुत दर्शन सुंदर। दीजिए। बहुत सुंदर और वाक़ई पार्वती जी भी आज खुश हो रही होंगी कि एक बेटी ऐसी है, जो मेरे पति के बारे में चर्चा कर रही हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ तक भी बात ज़रूर पहुँचेगी। तब तक हमारे दर्शक तक बात पहुँच गई है और सभी बहुत सुंदर लिख रहे हैं। भगत भी अच्छा गाती हैं। भगत क्या है, कल्याणी जी? भगत दरअसल मैंने बताया ना कई सारी विधाएं हैं। भगत नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं देवी माँ के लिए गाई जाती है। और जैसा कि आपने कहा कि भजन भी गाए जाते हैं या जो भी है, तो भजनों की श्रृंखला में एक भगत भी ऐसी है जो देवी माँ के लिए हमारे बघेलखंड में गाई जाती है। मैं एक भगत आप सबके बीच में रखती हूँ। खोरिन फिरे शारदा खोरिन फिरे शारदा को सखी चल में नहाए हूँ माँ मैया को सखी चल में नहाए हूँ माँ बन के बर दिया तुझी पूछी गहिरा घाट बताओ माँ मैया गहिरा घाट बताओ। मतलब शारदा माँ जो है वो स्नान करने के लिए जा रही हैं और सबसे पूछ रही है कि भाई कोई गहरा घाट मुझे बताओ। तो एक रास्ते में चरवाहा मिलता है, उससे पूछती है कि कोई गहरा घाट बताओ, तो वो बताता है नदिया किनारे कदम एक बेरबा। अभी मेरे साथ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं तो आपको और आनंद आता क्योंकि इसकी ताल जो है बहुत चढ़ के चलती है और बहुत फास्ट चलता है। नदिया किनारे कदम एक बिरवा नदिया किनारे कदम एक बिरवा वही तरी गहिरा घाट हो माँ मैया वही तरी गहिरा घाट हो माँ। दाएं हाथ लुटिया बाएं हाथ धोतिया दाएं हाथ लुटिया बाएं हाथ धोतिया शारदा चली हा नहाय हो माँ मैया शारदा चली हा नहाय हो। वाह! बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर और प्रदीप जी कह रहे हैं इन्हें ये बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है इनके लिए। तो वाक़ई सभी दर्शक श्रोताओं से गुज़ारिश करती हूँ कार्यक्रम को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कल्याणी जी की बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए, हमारी बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए। एक भारत की बेटी है जो बोली पर कार्य कर रही है और अपनी बोली को संजोना, अपनी भाषा को संजोना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कार्य है और हर व्यक्ति को ये कार्य करना चाहिए, चाहे आप किसी भी भाषा के हैं, किसी भी बोली के हैं। तो सभी दर्शकों से पुनः गुज़ारिश करती हूँ और हमारे साथ आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। ये भी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, शिवपुरी से। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। कल्याणी जी, इतने सारे गीत आपने सुनाए और सब दिलों को इतनी मीठी आवाज़ है कि हम कहीं न कहीं खो जाते हैं। कई बार तो कमेंट्स इतने सारे आए हैं कि हम पढ़ भी नहीं पाते कि हम कौन क्या लिख रहे हैं और फिर उनको भी दर्शकों को भी बड़ी शिकायत होती है कि वैभवी जी ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि इतनी प्यारी आवाज़ है इनकी कि मैं इन्हीं की आवाज़ में खो जा रही हूँ। अ, कल्याणी जी, जैसे कि आपने कहा कि किस तरह से आपके माता-पिता ने इतनी मेहनत से, संघर्षों से आपको पढ़ाया-लिखाया और 4 जो आपकी बड़ी 3 बहनें हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, एक 4 बहनें हैं, भाई हैं। तो एक परिवार का जो एक माहौल उस समय रहा होगा, लेकिन प्यार बहुत होगा, इतना मुझे भी लग रहा है, महसूस कर पा रही हूँ मैं। और जो अपनापन आपसे मिल रहा है और जो मैं समझ रही हूँ, देखिए बम पटाखे की आवाज़ आ रही है ना आपको? तो सब आपका स्वागत।
तो वो जो प्यार और जो एक लड़कपन होता है, क्योंकि सब भाई-बहन जब एक ही उम्र के होते हैं, थोड़े से 19-20 होते हैं, तो झगड़ा और फसाद ये सब चीज़ें तो आम बात है। तो कोई ऐसा वाक़या आपके बचपन का जो आप चाहें हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? कुछ उठा-पटक या कुछ इस तरह से जो आपके बचपन को फिर से जीने का एक मौका दे? अ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिन्हें अभी भी याद करके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। आज का समय ऐसा हो गया है कि हम चारों लोग एक साथ बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं और बचपन की बात ही कुछ अलग होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी सबसे बड़ी वाली जो दीदी थी, वो मुझे और मेरी मझली दीदी, वाणी दीदी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो वो हम दोनों को साइकिल से लेकर के स्कूल जाया करती थीं। हम दोनों साथ में जाया करते थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि जब दीदी नहीं रहती थी, तो मैं और जो हमारी मझली वाली बहन थी, आपने कहा ना 19-20 का फ़र्क अ, हमरे बघेली में कहा था मत तरतरहिन की झार बहुत घिनहि होती। मतलब तरतरहीन का मतलब जो एक के बाद एक जो होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अलग ही टेक्सचर का रहता है। प्यार बहुत होता है। आज भी ऐसा है कि अगर मुझे कोई कुछ कहता है तो मेरी बड़ी बहन सबसे पहले मेरे आगे आके खड़ी हो जाती हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी मेरे लिए कोई कुछ बोलता है या ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत है, उससे पहले ही उनका जो है वो जवाब सामने वाले को मिल जाता है। तो बिल्कुल, प्यार वो तो इतना खड़ी हो ज़्यादा है जाती हम लोगों होगी, के बीच में। लेकिन लेकिन जब आप अकेले रहते होगे फिर तो दोनों एक-दूसरे की हाँ। दुश्मन हैं। तो वो नोक-झोंक तो बहुत तगड़ी चलती थी हम लोगों की। इवन मैं थोड़ा-सा बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ और मोटी-ताज़ी रही हूँ और जो मेरी मझली वाली बहन है, वो बहुत पतली-दुबली-सी हैं। तो अक्सर ऐसा होता था जब लड़ाई होती थी तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता था, मगर कभी-कभी ऐसा होता था कि धोखे से अगर उन्हें मैं थोड़ा-सा भी कुछ कर दूँ तो उन्हें चक्कर आ जाया करता था। तो एक तो ऐसी स्मृतियाँ हैं जिसमें ऐसा भी हुआ और लास्ट में मैं बहुत डरी भी। 1-2 बार के बाद हालाँकि फिर मैंने वो आदत ही अपनी छोड़ दी, उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम याद करने लगते हैं तो एक मुस्कुराहट आ जाती है और मैं यही भगवान से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि वो हम चारों का जो प्रेम है, हमेशा ऐसे ही बना के रखें और साल भर में 1-2 बार ऐसा ज़रूर हो क्योंकि बहुत रेयर ऐसा हो पाता है कि हम चारों एक साथ मिलें। तो भोलेनाथ ऐसा भी करें कि हम लोग 2 से 3 बार एट लीस्ट सब कोई साथ में रह सकें और बचपन की तरह जी सकें। बिल्कुल, आपने क्योंकि अपनी बचपन व्यस्तता एक ऐसा समय रहा है जो जिसमें थोड़ा बहुत जो अभाव था, ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि माता-पिता जी ने बहुत अच्छे से हमारी परवरिश की, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन छोटे-मोटे जो अभाव हैं मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, पर वो अभाव भी बहुत सुखद थे, बहुत ये मीठे थे। उन होने भी अभावों में चाहिए एक-दूसरे के प्रति कल्याणी जी। प्रेम होता था। जी, कल्याणी जी, मुझे बिल्कुल, लगता है ये अभाव होने भी चाहिए, क्योंकि ये छोटे-छोटे जो अभाव होते हैं ना, ये आपको एक-दूसरे से जोड़े रखते हैं। जब आपको आसानी बिल्कुल। से सब कुछ मिल जाता है तो ना तो आपको उसकी कद्र होती है और ना उसकी अहमियत समझ में आती है। और जब छोटे-छोटे अभाव होते हैं और वो चीज़ें जब आपको बाद में रियलाइज़ हो या बाद में मिले आपको, तो वो एक अलग अनुभव होता है और उसकी खुशी ही अलग होती है। हमारे साथ शिल्पी सुमन जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत है। आदरणीय सुरेंद्र सागर भाई साहब, बहुत-बहुत अभिनंदन। बहुत देर से आप जुड़े हैं और आपको पेनल्टी लगेगी आज के लिए, क्योंकि बहुत देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ और ये हमारे पटल के मुख्य सलाहकार होने के साथ-साथ बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। लेकिन आज कहीं ज़रूर फँसे होंगे, दिवाली की शॉपिंग चल रही होगी। अ, आपके लिए एक और गुज़ारिश आई है कल्याणी जी, कुछ और हम बात करें आपसे, लेकिन प्रदीप जी कहते हैं कि कई कोई कजरी सुना सकती हैं क्या? ज़रूर। कजरी उत्तर प्रदेश में भी गाई जाती है, बहुत प्यार से गाई जाती है और बिहार में भी कजरी गाई हमारी बघेलखंड में भी गाई जाती है। बिल्कुल, जी, बिहार में भी गाई तो जाती है कजरी। मैं हर हर बोली में कजरी है। कजरी बिल्कुल, गाना तो एक परंपरा है भारत की। मैं अभी आपको बुंदेली और बघेली का थोड़ा-सा टेक्सचर आपके बीच में रखती हूँ, पहले तो बघेली आपको सुना रही हूँ। दीपावली का काम कर रहे हैं।
ओके, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ नहीं करते हैं, हमारे बस ऐसे बचपन ही की जो कजरी है, वो कुछ इस प्रकार से है। हरे रामा पिया गए परदेस, चिट्ठियाँ नहीं भेजे रे हारी। हरे रामा पिया गए परदेस, चिट्ठियाँ नहीं भेजे रे हारी। वाह! हरे रामा सासु हमारी अति समझा मैं रामा। अरे बहुआ धरा करे जवन धीर, ललन घर आई है रे हारी। हरि रामा पिया गए परदेस, चिट्ठिया नहीं भेजे रे हारी। तो ये हमारी बघेदी की हो गई, और बुंदेली भी लगभग इससे मिलता-जुलता ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रहता है। और एक उत्तर प्रदेश की कजरी है, आप सबको सुनाती हूँ। भैया मोरे आए अनबेलवा सवनवा में, ना जइब नदी। भैया मोरे आए हैं वनवा सवनवा में, नाही जइब नदी। नाही जइब नदी हो, नाही जइब नदी। नाही जइब नदी हो, नाही जइब नदी। भैया मोरे आए अनबेलवा सवनवा में, नाही जइब नदी। तो ये उत्तर प्रदेश की कजरी है। वाह! क्या बहुत बात सारी है, ऐसी चीज़ें क्या हैं। बात है! आनंद ही आनंद। और क्योंकि दीपावली आ रही है, तो एक बहुत ही प्यारा भजन है, आप सबके सम्मुख रख रही हूँ, क्योंकि आपके स्वागत। कमेंट से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो बहुत प्यार से सभी सुन चुके हैं, और नेटवर्क इश्यू है कुछ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो वाह! दीपावली क्या की बात है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी बहुत को। सुंदर कल्याणी जी, और गीत और भजन हमने बहुत सुन लिए। अ, आने वाली पीढ़ी के लिए अगर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कहना चाहती हैं, बोली को संजोने की बात हो, या चूँकि एक बात और है कि आपने देखा है, अभी थोड़ा समय ऐसा हो गया है, चाहे आप अपनी बोली की बात करें या किसी भाषा की बात करें, चाहे हम भोजपुरी को ही ले लें। भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन उसका स्तर भी गायकी के तौर पे अगर हम देखें, थोड़ा-सा गिरा है। और जो फूहड़ शब्दों का प्रयोग और जो फूहड़ नृत्य और बाकी चीज़ें होती हैं, तो अपनी भाषा जो हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारी पहचान है, उसे बरकरार रखने के लिए या बचाने के लिए
अगर आप नई पीढ़ी का आह्वान करें तो क्या कहेंगी आप? मैं सबसे पहले नई पीढ़ी से ये निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की पीढ़ी थोड़ा-सा अग्रेसिव भी ज़्यादा है और किसी भी चीज़ को मानने के लिए उन्हें हमेशा तथ्य की आवश्यकता होती है। बहुत सारे उनके जो होते हैं आर्ग्यू होते हैं। तो उनसे मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कभी भी फ़ेमस होने के लिए, जल्दी वायरल होने के लिए अपनी बोली का अपमान मत कीजिए। क्योंकि भोजपुरी का जो स्तर है वो सिर्फ़ इसलिए गिरा है कि लोगों ने वायरल होने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, नहीं तो भोजपुरी में इतने सुंदर-सुंदर गीत हैं। अ, कई सारे तो ऐसे गीत हैं, पूर्वी हो गया वहाँ का, वहाँ की कजरी हो गई और एक गीत बेटी को ही लेके वो है अम्मा मेरे बाबुल को भेजो रे बेटी तेरा तो सब कुछ अलग-अलग इतने प्यार से गाया गया है, बहुत अच्छे शब्दों में पिरोया गया है, अगर हम भोजपुरी को देखें। लेकिन वहाँ के कुछ कलाकारों ने जल्दी फ़ेमस होने के लिए उसमें कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जिसकी वज़ह से उसे वल्गैरिटी में लिया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि भोजपुरी जो है वो अच्छी भाषा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भोजपुरी का साहित्य जो भिखारी ठाकुर जी हैं और कई ऐसे उसमें लेखक रह चुके हैं, जिनकी कहना चाहिए शब्दों का उनका जो पिरोना है, बिल्कुल माला में जो मोती पिरोए जाते हैं उस तरीके से है। तो बघेली के भी जो आजकल कई सारे ऐसे स्टार हैं जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो वायरल होने के लिए कुछ भी बोलें या कई अपशब्दों का भी प्रयोग वो करने लगे हैं। उनसे सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया वायरल होने के लिए अपनी बोली का जो स्तर है उससे ना गिराएँ, उसे बनाए रखें और कुछ हटकर प्रयास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आगे बढ़ने के लिए उसमें कुछ नवीन करिए, लेकिन ऐसा करिए जिससे अपनी बोली का सम्मान बढ़े, ना कि घटे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही और बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। हमारे साथ सुमित कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं। ये बिहार से जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बिल्कुल सही बात आप बोल रही हैं भोजपुरी के संबंध में, ऐसा उन्होंने लिख के आपके लिए संदेश भेजा है। मैं फ्लैश करती हूँ संदेश, बहुत सारे संदेश हैं। प्रदीप जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आपके गीत सुनकर वो रोने लग गए हैं, बिल्कुल आँखों से आँसू झड़ रहे हैं। तो इस तरह के संदेश जब आते हैं तब लगता है कि शायद गायकी या जो मेहनत है वो सार्थक है। लेकिन एक बात है जो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैं कल्याणी जी सीधे-सीधे आपसे जुड़ना चाहती हूँ। अभी हमने देखा कि करवा चौथ आया या कोई भी त्योहार आ रहा है, जी, तो एक रील आप वायरल करने के लिए जैसे कि रील की आपने बात छेड़ी है, ज़िक्र किया है, तो मुझे लगता है कि इस बात को भी हम रखें कि जो त्योहार हैं, जो हमारे रिचुअल हैं, जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे रीति-रिवाज हैं, उसके साथ रील के माध्यम से आप खिलवाड़ ना करें। आपने भी देखा होगा कि करवा चौथ के लिए शॉपिंग करने के लिए पति से वो इस बिल्कुल। तरह से और ये सब ये भारतीय परंपरा नहीं है। और पैसे कमाने के लिए, वायरल होने के लिए जिस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है और तब आप क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी हैं और देखिए लोकप्रिय गायिका हैं, लेकिन लोकप्रिय लोक गायिका लोक का मतलब है लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति। तो जिस मिट्टी को सँभालने की आप कोशिश कर रही हैं और उस मिट्टी को सँभालने के लिए अगर आप इस बारे में कुछ बोलें तो मुझे लगता है कि आपकी बात दूर-दूर तक ज़रूर जाएगी और मैं चाहूँगी कि आप इस विषय पर ज़रूर बात करें। जी। मैं जो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आपने बिल्कुल सही बात कहा है कि अपनी परंपराओं को लेकर के लोग उसका मज़ाक उड़ाने लगे हैं। सच में उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों को संदेश क्या दे रहे हैं। वो अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को वो सिर्फ़ इसलिए मज़ाक बना रहे हैं क्योंकि लोगों को आनंद आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को आनंद के साथ में उन्हें एक गलत मैसेज भी दिया जा रहा है। अक्सर आप देखिए जेंट्स के दिमाग में आजकल पुरुषों के दिमाग में ये बात बैठने लगी है कि नहीं अगर करवा चौथ बीवी रह रही है, वो इसलिए रह रही है ताकि हम उसे कुछ न कुछ गिफ्ट दे सकें।
बहुत सारे हस्बैंड्स की तो ऐसी कंडीशन भी हो गई है कि वो अपने मुँह से मना वो खुद कह देते हैं कि आप मत रहिए व्रत, क्योंकि हम नहीं कर सकते पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वायरल होने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे लोग आपके जो रिचुअल्स हैं, उनके प्रति उनका सम्मान बढ़ सके और जो व्रत नहीं भी रह रहे हैं, वो ऐसा प्रयास करें कि नहीं मुझे इसके लिए व्रत रहना है। तो लोगों को आनंदित करने के लिए कई अलग कंटेंट्स भी आप बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने धर्म का मज़ाक उड़ाएँ या अपने धर्म में जो रीति-रिवाज़ हैं, जो व्रत उपवास हैं, उनका मज़ाक बनाएँ। अगर आपको लोगों को हँसाना ही है, तो कुछ अलग कंटेंट बनाइए, कुछ अलग रीज़न्स बनाइए, ना कि अपने धर्म का मज़ाक उड़ाइए। क्योंकि यदि आप अपने धर्म का मज़ाक स्वयं उड़ाएँगे, तो दूसरे धर्म के लोग उसे टारगेट करेंगे ही। तो कृपा करके अपने धर्म को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। धर्मो रक्षति रक्षता। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे, तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसा हमारी कौशल्या माँ जी ने जब राम जी वनवास जा रहे थे, उस वक़्त उन्हें कहा था। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि देखिए जो रील आज आज हम देख रहे हैं, आज हम उम्र के एक पड़ाव पर हैं, हम और जो आने वाली पीढ़ी है, सबके हाथ में एक स्मार्टफ़ोन है, सबके हाथ में एक मोबाइल है। और जो पीढ़ी है, वो अगर इस तरह का मज़ाक बनते हुए देखेगी, तो वो हमारे रीति-रिवाज़ को कभी फ़ॉलो नहीं करेगी। तो हम आने वाली पीढ़ी को वो बिल्कुल। संदेश दे रहे हैं, जो संदेश से भारतीय संस्कृति से वो दूर होते चले जाएँगे। तो वाक़ई बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। और सुमित जी लिखते हैं कि ये एक धर्म का मज़ाक बन रहा है जो कि किसी साज़िश के तहत है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल कुछ भी संभव है। कलयुग मेरा में ऐसा हम मानना है मेरा ऐसा दूसरे धर्म के लोग हैं, वो उतना जल्दी किसी भी चीज़ पे हास्य वीडियो बना कर के नहीं डालते। जितना हम लोग अपने रिचुअल्स के प्रति हास्य वीडियो किसी भी चीज़ का हमने बना लिया, जैसे हमने करवा चौथ का ही बना लिया कि अगर इस बार पति जो है करवा चौथ पर मेरे लिए हार नहीं लेकर आया, तो मैं रोटी खा लूँगी। ये हमें उस चीज़ का विरोध करना है। हमें उस चीज़ में उनका साथ नहीं देना है। वो साजिश हो ना हो, हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं। अगर हम वीडियोज़ बना रहे हैं किसी चीज़ के प्रति, तो हमें जागरूक होना है। हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हम उसके लिए जागरूक हैं, तो हम इस चीज़ के लिए जागरूक क्यों नहीं हैं कि हम किस चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं या इसका क्या संदेश जाएगा? तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना है। कोई भी साजिश करे, हमें अपने परिवार को किस तरीके से जोड़ के रखना है, ये खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि कोई तीसरा जो है, वो उसमें एंट्री ना कर पाए, हमें फोड़ बिल्कुल ना सके। सही कहा आपने कल्याणी जी। और कल्याणी जी बघेली भाषा को बचाकर, संजोकर आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ आप कार्य कर रही हैं? हमारे दर्शकों को आप ये इस बात तक भी पहुँचाइए कि आपका अपना प्रयास क्या है, या आने वाली पीढ़ी अ, के लिए जो संभव बन सके, अगर आप कर रही हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जाने के बाद वो उस चीज़ को सँभाल कर रखें, तो ऐसा क्या प्रयास है आपका? अ, कुछ ऐसे प्रयास हैं जिन्हें मैं अभी तो गुप्त रखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रयास करें, तो उसे जब वो 99% सफल होने की राह पे चले, तो हमें उसका खुलासा करना चाहिए। लेकिन बघेली लोकगीतों को सँजोने के लिए सबसे पहला प्रयास मेरा ये है कि जो हमारे मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके साथ में जो पहले के टाइम पे हुआ करते थे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके आने के बाद जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी उतनी ज़्यादा महत्ता नहीं रह गई। लेकिन सच यही है कि जो हाथ से बनाई हुई कढ़ाई उपयोगिता रहती कम है और हो जो गई है। मशीनरी जी, बिल्कुल, जी। जो मशीनरी रहती है उसकी बात अलग होती है। उसी तरीके से जो मैनुअली इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका एक अलग टेक्सचर है। उनके साथ लोकगीत गाने में एक अलग आनंद है। तो पहला प्रयास तो अभी मैं इसी में लगी हूँ कि जो मेरे लोकगीत हैं, उन्हें मैं पहले मैनुअली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें जो प्ले करने वाले लोग हैं, उन्हें खोज करके, उनके साथ बैठ कर के कुछ ऐसा गाऊँ, जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी देखें कि पहले के समय में किस तरीके से लोकगीतों को गाया जाता था और बहुत सुकून मिलता है उसके गाने में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जो ब जैसे शहनाई है, अब शहनाई वादन सुनाई नहीं देती। अब वो शहनाई की मीठी आवाज़ नहीं आती।
और भी बहुत सारे हैं, एक तारा है वो भी नहीं सुनने को मिलता जल्दी। तो बहुत सारी जो वाद्य यंत्र हैं जो पुराने ज़माने के, वो कहीं न कहीं आज के समय के हिसाब से थोड़े कम सुनाई देते हैं, लेकिन मुझे लगता है भारत परंपराओं का देश है, तो वो परंपरा भी कहीं न कहीं अभी बरकरार होगी, लोग करते ही होंगे, जैसे कि आप लोग गायकी करती हैं। आपने कभी बॉलीवुड पर के तरफ रुख करने की कोशिश नहीं की, कभी उधर, क्योंकि भोजपुरी तो बॉलीवुड का एक हिस्सा रही है, तो कभी आपने ट्राई नहीं किया कि आप उधर भी जाएँ? दरअसल आज मैं आपसे अपने मन की बात बताऊँ, मेरा प्रयास ये है कि जब मैं बॉलीवुड में एंटर करूँ तो अपनी बघेली बोली के साथ करूँ। क्या मैं बात है! अपनी बहुत बोली में कुछ ऐसा कर जाऊँ कि बॉलीवुड वाले कहें कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग है। और इसे भी क्योंकि भोजपुरी हो चुका, बुंदेली हो चुका, हमारी बघेली का नंबर कब आएगा? तो मैंने अभी भी ये सोच कर के ही रखा है और बड़ी दृढ़ता के साथ चल रही हूँ कि बॉलीवुड में उसी दिन एंट्री मारूँगी, जिस दिन अपनी बघेली को उसमें मैं ले जाकर के कहीं न कहीं फिट करूँगी। और लोगों से, पूरे देश से ये आवाज़ आए कि नहीं, बघेली में भी कुछ बात है। बघेली में बहुत बात है, हमने सुन ली है और तमाम दर्शक भी सुन रहे हैं, और ये कार्यक्रम जहाँ-जहाँ भी जाएगा, सभी सुनेंगे कि बघेली में बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर भाषा है। देखिए, आपके लिए एक प्यारा-सा संदेश आया है। आपकी बोलचाल की शैली बहुत मीठी है, ऐसा ऐसा कहा है सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने, और ये बोली आप और भी सुनते अगर आप जल्दी आते, और आज की बातचीत बड़ी सार्थक रही है, ऐसा प्रदीप जी लिखते हैं। वाक़ई मुझे बहुत खुशी है, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी सारी बातचीत की। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, प्रदीप जी का और वैभवी जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर बातचीत की। और सभी श्रोताओं से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि हमेशा ज़मीन से जुड़ कर के रहें, क्योंकि कुर्सी पर बैठने वाला एक बार गिर भी सकता है, लेकिन ज़मीन से जुड़कर बैठने वाला कभी भी गिर नहीं सकता। बहुत-बहुत क्या बात है! धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ी बात कल्याणी जी आपने आज कह दी, और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। बहुत सुंदर संदेश, और ये संदेश सभी तक पहुँचे, इस कार्यक्रम को हम ज़रूर शेयर करेंगे, और कल्याणी जी, हम सब की शुभकामनाएँ हैं, आप इसी प्रकार आगे बढ़ें अपनी लोक गायकी के माध्यम से, बड़े-बड़े सम्मान अर्जित करें, और बहुत जल्द जो सपना आपका बघेली को लेकर है, वो सपना ज़रूर साकार हो। बॉलीवुड में भी आप अपनी छाप छोड़ें, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत मुलायमियत के साथ आपकी आवाज़ निकलती है, कंठ पर में माँ सरस्वती विराजमान है। तहे दिल से पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अगली बार फिर नए किरदार के साथ आप सभी के समक्ष रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।